हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा डेडिकेटेड है न्यूमेरिकल्स के लिए। और ये न्यूमेरिकल्स कौन से टॉपिक पे होने वाला है? तो ये न्यूमेरिकल्स होने वाला है आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट एंड प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट। ठीक है, इन्हीं दोनों पे ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। बट बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग एक्चुअल न्यूमेरिकल्स, आ जाओ एक बार हम क्विक रिकैप ले लेते हैं। जो भी की फैक्टर्स है ना, की वर्ड्स हैं, एक तरह से देखा जाए तो की फॉर्मूलेज हैं, उनको एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं। चलो आ जाओ। तो बच्चों, फर्स्ट बात करेंगे हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, यानी बच्चों एक ऐसा एसी सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक इंडक्टर हो। राइट? तो चलो आ जाओ। इंडक्टिव रिएक्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते थे? एक्स एल से रिप्रेजेंट करते थे। और बच्चों क्या होता था आपका? ओमेगा एल हुआ करता था। बच्चों ओमेगा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? 2πf लिख सकते हो। तो ये बन गया आपका 2πfl। क्लियर? तो ये था आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? ओम। ध्यान रखना, ये क्या है? ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों दूसरा दे रखा है इन्होंने, करंट एम्पलीट्यूड। बच्चों करंट एम्पलीट्यूड का मतलब दे आर आस्किंग द मैक्सिमम करंट। आई मैक्स की बात हो रही है। और आई मैक्स क्या है बच्चों? आई मैक्स को हम तो आई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो चलो लिख लो इसे, आई मैक्स ब्रैकेट में कर दो आई नॉट। और बच्चों कैसे निकालते थे इसे हम? तो हम बोलेंगे देखो जी, मैक्सिमम करंट की बात चल रही है तो लिख लो ई नॉट यानी पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय द ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल क्या है बच्चों? एक्स एल है। खत्म कहानी, है ना? तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं? ई नॉट ओवर एक्सएल के प्लेस पे बच्चों ये पूरा का पूरा 2πfl लिख लो। क्या दिक्कत है? 2πfl। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। बच्चों आ जाओ इफेक्टिव करंट। अब यहाँ पे एक चीज सोचना जरा सा, जो हमारे घरों में करंट दौड़ रहा है, राइट, जिससे बल्ब, फैन, टीवी, फ्रीज, एसी ये सब कुछ चल रहा है बच्चों, हम सबको पता है कि ये अल्टरनेटिंग करंट है। और ये अल्टरनेटिंग करंट कितने वोल्टेज पे सप्लाइड होती है बच्चों? ये सप्लाइड होती है 220 वोल्ट पे। करेक्ट? और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। सबको पता है, राइट? चलो आ जाओ। तो बच्चों जो करंट हमारे घरों में दौड़ रही है ना, उसी को हम बोलेंगे इफेक्टिव करंट। ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू है दैट इज द इफेक्टिव करंट वैल्यू। और कैसे निकालेंगे हम इसे? देखना, आई इफेक्टिव। तो आई इफेक्टिव लिखने जा रहे हो बच्चों, तो लिख लो ई इफेक्टिव, है ना? डिवाइडेड बाई ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल क्या है बच्चों इस केस में? एक्स एल है। और बच्चों ये ई इफेक्टिव कुछ और नहीं, ई आर एम एस है। और ध्यान रखना, ई आर एम एस को आप क्या लिख सकते थे? √2 टाइम्स। अब आपको याद होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको हटा दूंगा मैं। ई आर एम एस इज इक्वल टू, ई आर एम एस इज इक्वल टू, क्या करते थे बच्चों? हम लिख देते थे पीक वोल्टेज। यानी ई आर एम एस है तो लिख लो यहाँ पे ई पीक डिवाइडेड बाई √2। याद है ये पूरी कहानी? तो बच्चों यहां से ई आर एम एस को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं बच्चों ई नॉट ओवर √2 एक्स एल। ठीक है? और बच्चों इसे फर्दर और लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है? √2। और बच्चों एक्सएल के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम? एक्सएल के प्लेस पे 2πfl। 2πfl। बात समझ में आ रही है? ये एक्सेल जो है आपका, यहाँ पे 2πfl बन गया। तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है एक शॉर्ट में लिखा जाए तो क्या बन जाएगा? ई नॉट ओवर 2√2πfl। अब बच्चों कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, दैट वी विल डिसाइड एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, इसे घबराना नहीं है। आ जाओ। सो इसी से रिलेटेड एक चीज बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि जो घरों में करंट दौड़ती है वो कितने वोल्ट पे दौड़ती है? 220 वोल्ट। कितनी फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। तो चलो मान लो कि जो 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 करंट दौड़ रही है वो क्या है? भी इफेक्टिव है। कितने वोल्ट पे? 220 वोल्ट पे। और कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अब आपको कमेंट करके बताना है बच्चों कि यदि भी इफेक्टिव 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, तो बच्चों इसका भी नॉट कितना होगा, यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो फेज डिफरेंस याद है कैसे निकालते थे हम? वेरी गुड बच्चों, फेज डिफरेंस निकालते थे हम फेज ऑफ
वोल्टेज, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना, सबसे पहले आपको इक्वेशंस लिख के दे देता हूँ। तो बच्चों E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये था आपका वोल्टेज का इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन। और दूसरा क्या था बच्चों, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और क्योंकि बच्चों ये प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क है, राइट, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एक बार चेक कर लेना इक्वेशन, ठीक है, यही था ना, हाँ यही था। तो बच्चों यहाँ पे ये जो ओमेगा टी देख रहे हो आप, ये वाला, ये क्या है, किसका फेज है, ये वोल्टेज का फेज है। और ये जो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू देख रहे हो, ये किसका फेज है, करंट का फेज है ना। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते थे, वोल्टेज का फेज माइनस करंट का फेज, माइनस करंट का फेज। तो इसको बच्चों सॉल्व करोगे आप तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा प्लस पाई बाई टू। बच्चों ये जो प्लस साइन है ना, इसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, इस प्लस साइन का भी अपना कुछ मतलब है, ठीक है। ये जो प्लस साइन आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस ऑल्सो कैरीज सम मीनिंग। बताता हूँ क्यों, देखना है यहाँ पे बच्चों। मान लो आपके पास 20 एक नंबर है, इसमें से 30 माइनस करना है, तो आप क्या देखोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, -5। और वही चीज उल्टा कर दो तो 30 माइनस 20 करो तो क्या रिजल्ट आएगा, +5। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि यदि रिजल्ट पॉजिटिव है तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, छोटी है, तभी तो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे बच्चों देखना, रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या है, बड़ी है, और ये वाली क्वांटिटी क्या है, छोटी है। जो बड़ा है बच्चों वो लीड करेगा और जो छोटा है वो लैग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में बच्चों वोल्टेज का फेज बड़ा है तो वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। इतनी क्लैरिटी मिल गई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो आप बड़ी सेफली इक्वेशन, ये स्टेटमेंट लिख सकते हो कि when there is a purely inductive circuit, in that circuit current lags and voltage lead। कितने से बच्चों, पाई बाई टू से। फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाई टू आ रहा है। क्लियर, चलो आ जाओ यहीं पे बच्चों, एक और कहानी देख लेना, एक्सएल वर्सेस एफ, है ना, कि ये जो आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस है और फ्रीक्वेंसी, इनके बीच का एक ग्राफ प्लॉट करोगे आप तो बच्चों कर्व कैसा दिखेगा ये समझ लेते हैं जरा सा। तो बताओ मुझे, एक्स एल को क्या लिख सकते हो आप, दोबारा से लिख लेता हूँ मैं, ओमेगा एल लिख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2πf लिख सकते हो, और ये एल है ही। तो बच्चों यहाँ से, इस रिलेशन से मुझे बताओ कि ये जो एक्सएल है ये फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड है। तो आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देख लो, एक्सएल एन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब बच्चों कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पे आप एक्सएल कर दो और यहाँ पे आप एफ कर दो, और इनका ग्राफ प्लॉट करोगे आप, क्या मिल जाएगा आपको बच्चों एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन क्यों मिला, क्लियरली ये बता रहा है बच्चों कि जो एक्सएल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया ये पार्ट, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। इसी तरीके से मुझे आई एंड एफ का ग्राफ प्लॉट करके दे दो। चलो सीखते हैं पहले। ये सब कुछ वैसे बाय द वे बच्चों डिटेल लेक्चर में कर रखा है, ये तो एक रिकैप चल रहा है। बताओ मुझे, आई इफेक्टिव निकालना है तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे ई इफेक्टिव ओवर ऑब्स्टिकल क्या है बच्चों इस केस में, एक्सएल, यही है ना। तो बच्चों इन शॉर्ट देखा जाए तो आई इज इक्वल टू ई ओवर 2πfl। तो यहां से बच्चों क्या समझ में आ रहा है आपको कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। क्लियर है ये बात, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। तो बच्चों जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, मान लो ये आपका I हो गया और ये आपका f हो गया, तो ग्राफ आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। रुक जाओ, यस, समथिंग लाइक दिस। बच्चों जब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो करंट बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी बच्चों करंट घटते जाएगा, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। क्लैरिटी मिल गई इतनी, चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लो इन सबको पहले। बच्चों इसी तरीके से आ जाओ, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल आज जो है दे रखा आपको दोनों टॉपिक पे। तो ये तो थी कहानी किसकी, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की। इसी तरीके से बच्चों आ जाओ, थोड़ी सी कहानी और डिस्कस कर लेते हैं कैपेसिटेटिव नेटवर्क यानी प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट की। ठीक है, रेडी, आ जाओ बच्चों, वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, सिंबल क्या था बच्चों, XC, याद है,
सिंबल था एक्स सी। बच्चों होता क्या था ये 1/1 ओमेगा सी। बच्चों ओमेगा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 2πf और ये है आपका सी। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω_c दैट इज इक्वल टू 1/2πfc। ये एक आपका फॉर्मूला बन गया। आ जाओ बच्चों, इसी तरीके से करंट एम्पलीट्यूड अगेन क्या है बच्चों, मैक्सिमम करंट की बात चल रही है, आई मैक्स की बात चल रही है। तो लिख लेते हैं हम इसे भी, आई मैक्स विच इज नथिंग बट आई नॉट। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम वोल्टेज और पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय द ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल क्या है बच्चों, एक्स सी। तो पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय ऑब्स्टिकल कितना है आपका, ये हो जाएगा 2πfc। ये भी इक्वेशन है। कहानी समझ में आ रही है बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से इफेक्टिव करंट बताओ। तो इफेक्टिव करंट लिखना है आपको, तो आप लिखोगे आई इफेक्टिव इज इक्वल टू ई इफेक्टिव ओवर ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल क्या है अगेन, एक्स सी। और बच्चों ई इफेक्टिव कुछ और नहीं, ध्यान रखना, ये ई आर एम एस है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, याद है? तो बच्चों इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट ओवर √2 XC। ठीक है, और बच्चों एक्स सी के प्लेस पे आप चाहो तो लिख सकते हो √2 तो है ही, एक्स सी के प्लेस पे लिख सकते हो 1/ω_c, है ना? और ये ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो कहानी है, देखो चलो इसको मैं यही छोड़ देता हूँ, है ना, क्योंकि स्पेस की कमी है। आप समझ गए बात को कि बच्चों एक्स सी के प्लेस पे आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो क्या, देखो 2πfc एज इट इज डाल सकते हो। तो ओवरऑल कहानी क्या है, रुक जाओ, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना होगा। ये मैंने लिखा है एक्स सी, राइट, और एक्स सी क्या है 1/2πfc है, ध्यान रखना। इसको मैंने कट कर दिया, देखो ई नॉट, और एक्स सी के प्लेस पे लिखा जाएगा 1/ω_c, यानी बच्चों ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा 1/2πfc, और ये ऊपर भेज दो तो मिल जाएगा 2πfc एप्सिलॉन नॉट। कहानी समझ में आई? क्या मैंने चेंजेस किया देखना, दैट वाज ए स्मॉल मिस्टेक, है ना? तो इसे ऊपर भेज देना। इसी तरीके से यहाँ एक्सी के प्लेस पे लिखोगे 1/ω_c, ओमेगा-c ऊपर चला जाएगा, 1/ω_c लिखोगे, ओमेगा-c कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, लिख ही देता हूँ, देखो फिर मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। ई नॉट ओवर अंडर रूट, और इसके प्लेस पे लिखने वाले हैं बच्चों 1/ω_c। ये ओमेगा-c को ऊपर भेजो तो ओमेगा-c एप्सिलॉन नॉट नीचे में बनेगा √2। अब चाहते हो ओमेगा के प्लेस पे वैल्यू रखना तो 2πfc लिख लेना, क्या दिक्कत है, 2πf और ये c बन जाएगा। तो आपको वो भी लिख देता हूँ मैं, देखो 2πfc एप्सिलॉन नॉट ओवर √2। कहानी समझ में आ गई? चलो तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत है नहीं, राइट। जिन क्वेश्चन में आएगा जरूरत बच्चों यूज करेंगे हम, ठीक है। आ जाओ, फेज डिफरेंस इंपॉर्टेंट चीज है। फेज डिफरेंस बच्चों अगेन रूल क्या है, सेम, वोल्टेज का फेज माइनस करंट का फेज, ठीक है। और बच्चों वोल्टेज का फेज लिखने के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन लिखना होगा, तो आ जाओ पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो सेम है बच्चों। करंट इसमें कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, आई नॉट, ई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो बच्चों ये जो ओमेगा टी देख रहे हो आप, ये किसका है फेज, ये है वोल्टेज का फेज। और ये जो देख रहे हो ये किस, ओहो रुक जाओ बच्चों, ये जो देख रहे हो ये किसका फेज है, करंट का फेज है। फेज डिफरेंस कैसे निकालते थे हम, तो बच्चों लिख देते थे हम पहले वोल्टेज का फेज जो कि ओमेगा टी है, और बच्चों इस बारी करंट का फेज ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी ओमेगा टी, दिस विल बी प्लस ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा टी कट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस π/2। देख लो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस ओमेगा टी कट माइनस π/2। बच्चों माइनस π/2 ध्यान रखना, माइनस π/2 जो है आपका, इसमें जो निगेटिव साइन है इसका भी अपना मीनिंग है। क्या बताता है बच्चों कि ये वाला वैल्यू छोटा है और ये वाला वैल्यू
बड़ा है। मतलब बच्चों वोल्टेज का जो फेज है वो कम है और करंट का जो फेज है वो ज़्यादा है। मतलब बच्चों कौन लीड कौन लैग कर रहा है? तो बच्चों करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 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 यहाँ पे आ जाओ, जरा सा इनका ग्राफ भी देख लेते हैं। एक्स सी, बताओ बच्चों, एक्स सी के लिए अभी क्या देखा था आपने? आपने देखा था 1/ω/c, और इसको सॉल्व किया था तो क्या मिला था आपको? ये तो ये मिल जाएगा आपको, देखो 1/2πfc। यानी बच्चों एक्स सी और एफ में क्या रिलेशन है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहानी समझ में आ रही है? ये मान लो आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिस है और ये आपका एक्स सी है, तो ग्राफ कुछ ये दिखाई देगा आपको। ये बिल्कुल मैंने स्टिफ बना दिया है, कुछ इस तरीके से कर लीजिए। ये ग्राफ आपको दिखाई देगा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्स सी घटेगा, इनवर्स रिलेशन है ना बच्चों। और यही कहानी आ जाओ करंट में देख लो, तो बच्चों आई इफेक्टिव निकालना जरा सा। तो आई इफेक्टिव इज इक्वल टू ई इफेक्टिव डिवाइडेड बाई एक्स सी, है ना। और बच्चों एक्स सी को क्या लिखोगे? 1/ω/c, तो डायरेक्ट लिख दो मैं ω/c ई इफेक्टिव। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आई ये ओमेगा को लिखोगे 2πfc ई इफेक्टिव, ठीक है। यानी बच्चों आई और एफ में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, करेक्ट। तो ये मान लो आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिस है और ये आपका करंट का एक्सिस है बच्चों। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कहानी क्लियर है? ये सबको समझ आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया। चलो, तो अब आपकी बारी है। आपको क्या करना है यहाँ पे? एक तो कमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इस V नॉट की यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज की वैल्यू आपको कमेंट करना है। कब? जब बच्चों सप्लाइड वोल्टेज 220 हो और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो, तो उस टाइम आपका V नॉट क्या होगा? ठीक है, आ जाओ। दूसरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों पूछा जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटिव नेटवर्क की बात चल रही है, राइट। तो मान लो मैं दो चीजें आपको करके दे देता हूं। देखना, यहाँ पे मान लो बच्चों आपके पास एक कॉइल है। ये कॉइल है, ध्यान रखना, ये कॉइल है। और यहाँ पे हमने इस बार एसी पावर न लगा के डीसी सोर्स लगा दिया, करेक्ट। क्या कर दिया? डीसी सोर्स लगा दिया। दूसरा चीज देख लेना यहीं पे, मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है और यहाँ भी बच्चों इस कैपेसिटर में हमने डीसी पावर सोर्स लगा दिया, ठीक है। एसी नहीं लगाया, देखो यहाँ भी डीसी है, यहाँ भी डीसी है। यहाँ पे क्या है बच्चों? इंडक्टर है। यहाँ पे क्या है? कैपेसिटर है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो L है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू C है। अब बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि इसका XL क्या होगा, इसका XL क्या होगा, ठीक है। कब? जब इस इंडक्टर में डीसी लगा दिया जाए, तब बच्चों उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है ये आपको बताना है। इस केस में क्या बताना है बच्चों? देखो, जब ये दोनों प्लेट्स आपके कैपेसिटर के फुल्ली चार्ज्ड हैं, ध्यान से सुनना, जब ये कैपेसिटर के प्लेट्स, दोनों प्लेट फुल्ली चार्ज्ड हो जाए, करेक्ट। मान लो इस पे प्लस क्यू कूलम, इस पे माइनस क्यू कूलम अटेंड हो जाए, तो बच्चों उस केस में यहाँ पे कितना करंट दौड़ रहा है, यही आपको कमेंट करके बताना है कि बच्चों कितना करंट दौड़ रहा है इस नेटवर्क में। कब? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड हो जाए। तो बच्चों कितना करंट दौड़ेगा, आपको करंट की वैल्यू कमेंट करनी है, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ और एक चीज यहाँ, तीन चीजें आपको कमेंट करनी है। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, और यहां से बच्चों स्टार्ट होता है हमारा न्यूमेरिकल्स। लेट्स बिगिन। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखना, जरा सा आसान क्वेश्चन है। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी। बच्चों अप्रोच क्या होना चाहिए? जो चीजें दे रखी है उसे लिखते जाओ। 25 मिली हेनरी है, माइक्रो नहीं है, मिली हेनरी, राइट, mH। बच्चों इसे कन्वर्ट करोगे हेनरी में, ये क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10⁻³ हेनरी, करेक्ट। इतनी बात समझना। बच्चों यहाँ पे जो पावर सोर्स लगाया गया है, यानी V इफेक्टिव जो है, यानी बेसिकली आपको क्या मिल रहा है?
वी आर एम एस की बात की जा रही है। वी इफेक्टिव देखना, लिख देता हूँ मैं। वी इफेक्टिव कितना है? 220 वोल्ट है। ठीक है, ऑल राइट। हमसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड, देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चों एक तो एक्सेल पूछा जा रहा है और साथ साथ में आरएमएस करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज, तो बच्चों इसे कितने फ्रीक्वेंसी पे लगाया गया है? 50 हर्ट्ज पे लगाया गया, मतलब इंडिया की ही बात चल रही है, 220 50 हर्ट्ज, राइट। तो एक तो एक्सेल पूछ लिया, पहला पार्ट, वी हैव टू फाइंड एक्सेल। दूसरा पार्ट बच्चों, दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहे हैं कि ऑल्सो मेंशन आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो बच्चों आई आरएमएस भी पूछा जा रहा है। ये दो चीजें हमसे पूछी जा रही है। चलो आ जाओ, एक्सेल निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है बच्चों, खींच लो एक लाइन। चलो आ जाओ, आराम प्यार प्यार से करेंगे एक एक न्यूमेरिकल को। बताओ मुझे एक्सेल का फॉर्मूला क्या था बच्चों? आप बोलोगे ओमेगा एल था, करेक्ट। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। और आई आर एम एस कैसे निकालते थे आप? आई आर एम एस कैसे निकालते थे? आप बोलते थे ई आर एम एस, यानी ई इफेक्टिव, है ना, ई इफेक्टिव ओवर, देख लो, ई इफेक्टिव, ई इफेक्टिव ओवर कितना? तो बच्चों यहाँ का जो भी ऑब्स्टिकल है उससे डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। यानी बच्चों यहाँ से एक्सेल निकल जाए, ई इफेक्टिव हमें 220 पता है, 220 डिवाइडेड बाई एक्सेल की वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। कहानी क्लियर? क्लियर है बच्चों? ये फॉर्मूले क्या यूज करने वाले हैं हम? आ जाओ अब सॉल्व करते हैं इसे। क्योंकि जब भी ये आप स्ट्रक्चर बना देते हो ना, इसका मतलब बच्चों आप क्लियर हो जाते हो कि आपको करना क्या है। चलो देखो, पहला पार्ट एक्स एल, बताओ बच्चों ओमेगा एल यूज करोगे आप। ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ है, और एल बताओ बच्चों, 2 पाई की वैल्यू 3.14, 142 भी लिख सकते हो, दैट्स फाइन। एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज है, और बच्चों एल की वैल्यू अभी यहाँ पे है 25 इंटू 10⁻³ हेनरी। ध्यान से सुनना बच्चों, इस 2 को और इस 50 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 100। जानबूझ के मैंने इन 2 और 50 को मल्टीप्लाई किया है कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए। सीबीएसई तो कैलकुलेटर अलाउ करता नहीं है ना, तो हमें बच्चों ऐसे ही काम चलना पड़ेगा। बट ध्यान रखना कि जब भी ना सीबीएसई कोई ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चंस करता है, राइट, तो बच्चों हम कई बार आंसर्स को फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हम डेसिमल्स में करके ही दे उसे, बहुत उल्टा सीधा पूछते तो। अदरवाइज कोशिश रहेगी कि हम आपको डेसिमल में आंसर दें। बच्चों 100, 2 इंटू 50 100, 3.14, एंड ये रहा बच्चों आपका 25 इंटू 10⁻³ आ जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा सा, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 314, सिंपल, मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 10⁻³ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बच्चों, 314 मल्टीप्लाइड बाई 25, है ना, 314 मल्टीप्लाइड बाई 25, और 10⁻³ माइनस में है बच्चों, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, होल डिवाइडेड बाई 1000? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? चलो करके देख लो। तो 314 मल्टीप्लाइड बाई 25, 314 मल्टीप्लाइड बाई 25 बच्चों, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 0 2 बोनस, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, 3 5 जा 15, करेक्ट। अब देखो 2 4 जा 8, ये रहा 2 और ये रहा बच्चों 6, 0 7 प्लस 8 कितना? 15, 15 नहीं, रुको, ये 0, 7 प्लस 7, हाँ ठीक है, 15, 5 बोनस 1, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, और ये बच्चों 7, ठीक है। तो 6 प्लस 1 7, 7850 मिल गया आपको, 7850 डिवाइडेड बाई बच्चों 1000। एक जीरो से एक जीरो काट दो और कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो है ना, तो 7.85 मिल जाएगा आपको। तो ये रहा बच्चों आपका एक्स एल की वैल्यू, ध्यान से देख लो। और कोई बताएगा मुझे इसका यूनिट क्या होगा? ओम होगा बच्चों। ये क्या है? ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है?
ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। चलो आ जाओ, इसी तरीके से इसको हटा दो, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अब आप यूज कर लो सेकेंड वाले पार्ट का IRMS निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ऑल राइट बच्चों, बताओ IRMS के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है? E इफेक्टिव ओवर XL, राइट। ये था आपका पार्ट 1, ये चल रहा है अब आपका पार्ट 2। तो E इफेक्टिव डिवाइडेड बाई XL। बताओ बच्चों E इफेक्टिव है कितना? 220 वोल्ट है, लिख लो यहाँ पे 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई XL अभी कितना मिला बच्चों? 7.85 ये मिला आपको, करेक्ट। IRMS। अब बच्चों कहानी क्या है कि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे काम करो, इस डेसिमल को हटा दो तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 100। तो 220 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 785, इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर IRMS, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, एक बार मेरा फोन पास कर दीजिएगा। अभी कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आंसर मिल रहा है। थोड़ा सा टाइम को सेव कर ले हम। आ जाओ देखना जरा से बच्चों। सो रुको रुको आराम से। क्या है बच्चों डेटा? बताओ। डेटा आपके पास है स्क्रीन पे 220 इस पे और कितने जीरो हैं? 2 जीरो और लगा दो, डिवाइडेड बाई 785। क्या मिल रहा है? 28.025 28.0225। राउंड ऑफ कर दो, क्या दिक्कत है? तो अप्रॉक्सीमेटली बच्चों मिल जाएगा आपको 28.03 एम्पियर। ये क्या है? IRMS की वैल्यू है। RMS का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, करेक्ट। तो आ जाओ अब चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सीक्रेट डोर दे दिया है जिसके थ्रू आप आंसर्स को चेक कर सकते हो। आ जाओ उस सीक्रेट डोर को खोलते हैं। सिम खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। आंसर्स चेक करो बच्चों, क्या आंसर सही मिला है? XL की वैल्यू 7.85, एब्सोल्युटली करेक्ट। और बच्चों इसी तरीके से IRMS की वैल्यू 28.03, एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई? चलो जी बच्चों नोट कर लो इसे, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीटेड? स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए तो आसान है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है? डेटा को नोट करो, ठीक है। रुको यहाँ पे स्ट्रेट वे बच्चों डेटा को नोट करते हैं। पहले सॉल्यूशन लिख लो। क्या है डेटा? अ कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। तो बच्चों L की वैल्यू दे दिया इसने 1 हेनरी, ठीक है। ऑल राइट, समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं बच्चों हमसे? एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव अ रिएक्टेंस ऑफ। तो बच्चों हमसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी जा रही है और इसका रिएक्टेंस, क्योंकि बच्चों हेनरी की बात किया है, इसका मतलब इंडक्टर की बात कर रहा है। इंडक्टर की बात किया है बच्चों तो वहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा। तो बच्चों इसने क्या बोला है कि व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम। 3142 ओम, करेक्ट। कितने फ्रीक्वेंसी पे इसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो इतना हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों आपका। इसका सेकेंड पार्ट एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं क्या बोल रखा है बच्चों। सेकंड पार्ट में बोल रखा है इसने कि व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। तो बच्चों हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि C की वैल्यू बताया जाए, ठीक है। C की वैल्यू क्या होनी चाहिए? What should be the capacity of a capacitor which has same reactance? सेम रिएक्टेंस का मतलब बच्चों XC की वैल्यू XL के बराबर हो, और XL कितना दे रखा है? 3142। आप ध्यान से देखना ना, तो ये 3142 यदि मैं लगा दूं यहाँ डेसिमल 3.142 पाई की वैल्यू बन जाएगा। पर्पसली इसने दे रखा है। अच्छा चलो ठीक है, हमारे लिए तो अच्छी बात है। एंड बच्चों क्या बोल रखा है दोबारा से पढ़ लेना।
the capacity of a capacitor which has the same reactance at that frequency। बच्चों यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है इन्होंने, ये वही है जो यहाँ पे है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ कर देंगे और फिर इसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट रोड मैप क्लियर हो गया कि करना क्या है। आ जाओ बच्चों देखो, तो यहाँ पे XL बताना मुझे बच्चों, XL का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/ओमेगा ओमेगा सी हो, ओमेगा सी कहाँ से आ जाएगा, ओमेगा एल होता है सिंपल। ये तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात चल रही है बच्चों, क्या कर रहे हो, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, सिंपल है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए बच्चों फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा के प्लेस पे क्या लिख दे, 2πfl। ठीक है, आ जाओ, तो बच्चों अपने को एफ चाहिए ना, तो लिख लो एक्सएल डिवाइडेड बाई 2πl। ठीक है, 2πl। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सएल के प्लेस पे बताओ क्या है बच्चों, 3142। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी है 3.142 है ना, और एल की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है। जानबूझ के इसने ये डेटा दे रखा है हमें लाइफ को इजी बनाने के लिए, यही तो चाहिए अपने को। इस डेसिमल को हटाओ तो बच्चों 1 और कितने 3 जीरो लगा दो इस पर, दे देना दन, ये 3142 3142 कट। क्लियर। अब देखो बच्चों इस 2 से 2 1 जा 2 और इस 1000 को कट करोगे तो क्या मिलेगा 500। 500 बाई 1 इट्स सिंपली 500 हर्ट्ज। क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। ये फर्स्ट आंसर तो आपको मिल चुका है। और ध्यान रखना जब आप इसमें आते हो कैपेसिटिव वाले पार्ट में, तो बच्चों अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यही होगी एज पर द क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे भी बड़ी आराम से 500 हर्ट्ज लिख सकते हो। रुको, 500 हर्ट्ज लिख सकते हो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। बच्चों अपने को चाहिए यहाँ पे C और है हमारे पास XC एंड फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, अब आप स्मार्ट बन चुके हो, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा-C। करेक्ट। तो यहाँ से C को इधर लाओ, XC को उधर भेज दो, तो C इज इक्वल टू 1/ओमेगा-XC। 1 बाई बच्चों ओमेगा के प्लेस पे लिख लो 2πfXC। ये रहा आपका कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूले। ठीक है, तो बच्चों C इज इक्वल टू, देखना थोड़ा सा ये यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आई अंडरस्टैंड दैट, ध्यान से देखना। 1 एज इट इज छोड़ दो, है ना। 2 पाई की वैल्यू 3.142 लिख लो। यहाँ F की वैल्यू अभी निकाल रखा आपने कितना 500 हर्ट्ज, लिख लो। और बच्चों XC की वैल्यू कितनी है 3142। अब यहाँ पे कैंसिल होने के लिए हमारे पास है नहीं, बट एक तो है यहाँ भी चीज़ बच्चों जिससे कि लाइफ थोड़ी इजी बनाया जा सकता है। देखना कैसे, देखना हम तो बच्चों क्या ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ना। देखो इस 2 को और इस 500 को मल्टीप्लाई करना, 1000 हो जाएगा, और उससे बच्चों इसका डेसिमल तो खत्म हो जाएगा 3142। बात समझ आई क्या किया। तो C इज इक्वल टू देखते रहना, ऊपर में जो है 1 है, डिनोमिनेटर में देखो 2 इंटू 500 बन जाएगा 1000। ठीक है, और ये क्या रहा बच्चों 3.142 एज इट इज, और यहाँ पे है 3142, ये वाला 3142। करेक्ट। इसका डेसिमल हटाना बच्चों जरा सा, नीचे में कितना चला जाएगा 1000 1000 1000 कट। तो C इज इक्वल टू 1/1/3142 इंटू 3142। अब बच्चों ये बड़ा नंबर है, राइट, ये बड़ा नंबर है। आप इसे कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो जो आंसर आएगा ये फराड में आएगा, अभी तक ये आंसर फराड में है। करेक्ट, और फराड एक बड़ा यूनिट है। तो बच्चों हम आंसर्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, माइक्रो फराड में, मिली फराड में, समथिंग लाइक दैट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.101 माइक्रोफराड। माइक्रोफराड का मतलब है बच्चों 0.101 इंटू 10⁻⁻6 फराड। इसको हम लिख सकते हैं 0.101 माइक्रोफराड। क्या ये वाली बात समझ में आई। देखो आई अंडरस्टैंड कि इसको सॉल्व करना उतना आसान नहीं है, कैलकुलेटर हो तो लाइफ इजी बन जाए, है ना। कंसेप्चुअली तो वी आर साउंड, एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट, बट बच्चों बात आती है डिविजन्स की। यहाँ पे
यहाँ पे जो है ना सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें एक एक झटका देता है। आईबी वालों के पास ये ऑप्शन है, दे हैव द कैलकुलेटर, दे कैन इजीली सॉल्व इट। बट बच्चों हम अभी सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम। चलो नोट कर लो इसे। बिफोर दैट आ जाओ, सिम सिम करके दरवाजा खोल लेते हैं, है ना। नॉक कर दे डोर, आ जाओ। नॉक नॉक, खुल गया। चेक करो आंसर सही है, बताओ बच्चों। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी? 500। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, मजा आ गया। बच्चों देखना जरा सा, कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.101 माइक्रोफराड, 0.101 माइक्रोफराड। क्लियर, हैप्पी, नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन बच्चों, ठीक है। ओके, देखना जरा सा क्या बोल रखा है। 1.50 माइक्रोफराड कैपेसिटर, मतलब समझ में आ गया, पहले ही कैपेसिटेंस की वैल्यू पकड़ा दिया अपने को। तो सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है बच्चों 1.50 माइक्रोफराड। कन्वर्ट कर लो इसे, 1.50 इंटू 10⁻⁻6 फराड। सबको पता है ना बच्चों, 1 माइक्रोफराड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फराड। ये चीज़ें दिमाग में सेटल होनी चाहिए। माइक्रो के साथ डील करने आना चाहिए, नैनो के साथ डील करने आना चाहिए, है ना। पिको, फर्मी, इन सब के साथ डील करने आना चाहिए आपको। चलो एनीवे, आगे क्या बोल रखा है बच्चों, यहाँ पे जो जो पावर सप्लाइड है इसका इफेक्टिव वोल्टेज ई इफेक्टिव कितना है? 220 वोल्ट। और कितनी फ्रीक्वेंसी पे बच्चों ये पावर सप्लाई की जा रही है? 50 हर्ट्ज पे की जा रही है। ये स्टैंडर्ड डेटा है सच देखा जाए तो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन में चेंज नहीं किया जा सकता, चेंज करके दे सकता है। बट ये ज़्यादातर केसेस में हम यही डेटा के साथ खेलते हैं, है ना। आ जाओ, फाइंड द कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो बच्चों सबसे पहला काम, एक्सी पूछ लिया हमसे, एक्सी पूछ लिया। आ जाओ, आगे क्या बोल रहा है, एंड द करेंट आरएमएस एंड पीक बोथ। तो बच्चों पहले तो आरएमएस ये पूछ लिया, और फिर पीक मतलब आई नॉट ये पूछ लिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे भी पूछ रहा है बच्चों कुछ, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। तो बच्चों यदि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो तो क्या? तो दो पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन के। एक पार्ट तो इन सबको निकालो, और फिर अभी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अब फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज कर दो, तो फिर इन सब पे क्या इंपैक्ट आएगा ये भी आपको बताना है। तो पूरे क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रोड मैप क्लियर बना लो पहले, है ना। ठीक है बच्चों, आ जाओ लिख लेते हैं पहले डेटा यहाँ पे। हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बट फिर भी देखो बच्चों, सबसे पहला पार्ट क्या निकालना है आपको? एक्स सी निकालना है, क्लियर। दूसरा पार्ट क्या निकालना है? आई आर ए मेस निकालना है। तीसरा पार्ट क्या निकालना है बच्चों? आई नॉट निकालना है, जो कि पीक वैल्यू ऑफ करंट है। तो बच्चों एक्सी का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? एक्सी के लिए बच्चों आपके पास फॉर्मूला है 1/ω_c, है ना। 1/ω के प्लेस पे लिख सकते हो 2πf, और ये c एज इट इज। तो ये फॉर्मूला तो आपका क्लियर हो गया, एक का रोड मैप क्लियर हो गया। दूसरा देखना बच्चों, IRMS जब निकालने चलोगे आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, बताना जरा सा मुझे। तो IRMS इज नथिंग बट द इफेक्टिव, यानी ERMS, या फिर लिख लो ई इफेक्टिव ओवर XC। XC क्या है बच्चों? XC जो अभी निकाला है आपने यहाँ से, और ई इफेक्टिव तो ये रहा। बात समझ आ रही है? तो जैसे ही आपके पास ये फॉर्मूले का क्लैरिटी मिलता है ना बच्चों, लाइफ अपने आप इजी हो जाती है। चलो इसका भी देख लो। अब बच्चों आई नॉट निकालना है आपको, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है ना। तो ध्यान देना जरा सा, ERMS इज इक्वल टू, याद है, आई नॉट ओवर √2 किया करते थे हम, या फिर इसके बदले में हम लिख दिया करते थे 0.707 आई नॉट, या फिर 70.7% ऑफ आई नॉट। तो अभी मैं उतना नहीं करने जाऊंगा, उतनी जरूरत ही नहीं है अपने को तो आई नॉट चाहिए, तो √2 टाइम्स ऑफ IRMS कर दो। तो बच्चों तीन क्वांटिटीज निकालनी है, और तीनों के फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस किए जा चुके हैं आपसे, राइट। 1 बाय 1 करके इनको यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट कर लिया जाए। आ जाओ देखो अब जरा सा, ठीक है, रेडी। चलो सो बच्चों फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, एक्ससी निकालते हैं सबसे पहले। आ जाओ, बताओ बच्चों एक्ससी के लिए क्या फॉर्मूला होगा? 1/ω_c।
ठीक है, चलो 1/2 पाई FC, तो 2 पाई, ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, 2πFC। तो बच्चों पाई की वैल्यू बताओ, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे इसलिए कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 2πFC, एक स्टेप मेरा बढ़ेगा तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। XC 1/2, पाई की वैल्यू 3.14 है ना। और बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो लिख लो इसको 50। और बच्चों C कैपेसिटेंस की वैल्यू ये रहा 1.50 इंटू 10⁻⁻6 फराड। देख रहे हो आप, डेफिनेटली आसान कैलकुलेशंस तो नहीं है, बट येस वी विल डू इट। देखो इस 2 को इस 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो बच्चों एक और काम करो, इस 10⁻⁻6 को ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। क्लियर है, 1 इंटू 10⁻⁻6। इस 2 को 50 के साथ करो तो हो जाएगा 100, और ये 3.14 है ना, तो बच्चों इसका डेसिमल निकाल दो, इसको भी नीचे भेज दो 100, और इसके बाद अब क्या बचा 1.50। कहानी समझ में आ रही है बच्चों। तो इस 100 को इस 100 से काट दो, तो अपने पास बच्चों अभी जो है 1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 314 इंटू 1.50 है। ठीक है, इसको अपने को सॉल्व करना है। आ जाओ बच्चों, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन है तो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, डोंट माइंड। 10⁻6 1 2 कितने जीरो, 6 जीरो लगा दो तो 2 3 4 5 6 0 डिवाइडेड बाई 314, फिर से डिवाइड कर दो कितने से, 1.5 से, 1.50। बच्चों आंसर आ रहा है 2123। 2123 डेसिमल में भी कुछ है, बट दैट वी कैन राइट 2123 ओम। Approximately the answer is 2123 ओम। डेसिमल में आप चाहते हो तो भी बता देता हूँ, इट इज़ 2123.14 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऑल राइट। अप्रोक्सीमेटली वी गॉट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए बच्चों आ जाओ, अब हंट करते हैं हम। यहीं पे कर लेता हूँ सेकेंड पार्ट, इसका आसान है। सेकेंड पार्ट बताना जरा सा बच्चों, IRMS निकालना है आपको। IRMS के लिए फॉर्मूला क्या है, E इफेक्टिव ओवर X। ओहो, यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, लिख लो E इफेक्टिव रुको, E इफेक्टिव ओवर XC, यही था ना फॉर्मूला, लिख लो। तो बच्चों XC, और अभी E इफेक्टिव है कितना, 220 वोल्ट, लिख लो 220 वोल्ट। और बच्चों ये कितना है, 2123। दिस इज गोइंग टू बी योर IRMS। बच्चों फिर से एक बार और कैलकुलेटर यूज करने जा रहा हूँ मैं, देखना जरा सा क्या मिल रहा है रिजल्ट। 220 डिवाइडेड बाई 2123 क्या मिल रहा है, 0.1036 है ना। तो लिख लेते हैं बच्चों 0.10, आपको डेसिमल के ना 3 प्लेसेस तक लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। 0.103 एम्पियर। ये कौन सा करंट है देख लो, 0.136, वो पता नहीं कितना आया है, बट अपने को तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस से ही सेटिस्फैक्शन है। आगे क्या बच्चों करना है, इसमें तीसरा पार्ट लिखो, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं पहले। तीसरे पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि बताओ I0 क्या होगा, तो ये तो आसान काम हो गया ना। देखना I0 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ IRMS। ठीक है, तो √2 की वैल्यू 1.412 करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई IRMS बच्चों 0.103। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो देखना जरा सा, हमने कर दिया बच्चों √2 मल्टीप्लाइड बाई 0.103। द आंसर इज 0.453 एम्पियर। ये भी तो करंट ही है ना, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। तो बच्चों किसी मोमेंट पे दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट यू कैन गेट इन दैट नेटवर्क। ये क्या है, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पीक वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा, देख लो RMS कम है, पीक वैल्यू ज़्यादा है।
कहानी क्लियर हो गई। ये 3 चीज पहले तो हमसे पूछा हुआ था। इसके बाद बच्चों आगे क्या बोल रहे हैं, ये कहानी खत्म हो गई यहीं पे? नहीं, कहानी खत्म नहीं होती है, रुको। ये फर्स्ट पार्ट ओवर हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, तो बच्चों यदि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें हम, ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी को डबल करते हो, फ्रीक्वेंसी को डबल करते हो तो एक्सी क्या होगा, एक्सी हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियरली देखते जाओ एक एक कहानी। तो यहाँ पे बच्चों में रुको, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे सेट कर दूँ, चलेगा? नहीं, नीचे ही कर देता हूँ, यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। ओके, अब जो है कहानी देखना क्या है, बोला जा रहा है हमसे कि बताओ पहला पार्ट, व्हेन, केस 2 है इसका, व्हेन फ्रीक्वेंसी एफ इज डबल्ड, ठीक है, तब की कहानी। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे आप बच्चों, फ्रीक्वेंसी को यदि डबल करते हैं आप, तो पहले बताओ एक्स सी क्या होगा, एज एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एज एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दिस इंप्लाई दैट एक्स सी यानी कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस विल बी हाफ। कहानी समझ में आई? यहां से देख लो, एक्स सी एंड एफ, एफ नीचे है, एक्स सी ऊपर है, तो एक्स सी को डबल करोगे बच्चों तो ये 1/2 हो गया ना, पूरा का पूरा आधा हो गया, तो एक्स सी विल बी हाफ। एक चीज तो क्लियर हो गया, एक्स सी पता चल गया। इसी तरीके से बच्चों हमें बताना है करंट का भी क्या होगा। तो बच्चों जब 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 आपका जो 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 ऑब्स्टिकल है, देखो एक्सी है क्या, इट इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट, है ना, यही तो है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल को घटाओगे तो करंट बढ़ेगा। तो बच्चों जब ऑब्स्टिकल हाफ हो गया तो करंट क्या होगा, डबल हो जाएगा। हेंस हेंस आई आर एम एस एंड आई नॉट विल बी डबल्ड। ये इंपैक्ट होगा बच्चों, ये इंपैक्ट होगा जब आप फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे, एक्स सी हाफ हो जाएगा एंड बच्चों आई आर एम एस एंड आई नॉट डबल्ड हो जाएगा। कहानी क्लियर है? नोट कर लो। यहां तक बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आ जाओ, अब टाइम है, अब टाइम है बच्चों नॉक नॉक करने की, है ना, कर दे नॉक नॉक, आ जाओ नॉक नॉक, सिम सिम खुल जा, देखो मिल गया आंसर। बच्चों कंपेयर करो, कंपेयर करो जल्दी से, क्या क्या चीजें मिली है अपने को। तो पहला पार्ट 2 1 2 3, 2 1 2 3 हमें दिख रहा है बच्चों, 2 1 2 3, 2 1 2 3 करेक्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट 0.1036, 0.1036 करेक्ट। यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू कुछ और दिख रहा है मुझे, है ना, और अच्छा इसलिए दिख रहा है, रुको मैं एक बार दोबारा से कर देता हूँ ये वाला जो कैलकुलेशंस है। √2 मल्टीप्लाइड बाई आई आर एम एस, √2 एज इट इज रखना, और आई आर एम एस कितना है आपके पास, आपके पास है बच्चों 0.103। एक बार चेक करते हैं कि ये सेम है या नहीं है, एक सेकंड देना। तो बच्चों √2 मल्टीप्लाइड बाई 0.103, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही आ रहा है, देख लो 0.145, मैंने क्या किया था उस टाइम, 0.145 एम्पियर, 0.1456 समथिंग आ रहा है, बट वी हैव टू टेक अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो बिल्कुल ये भी सही है। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशंस में ध्यान जरूर देना है, राइट, अदरवाइज क्या होगा, थोड़ा मिस्टेक कर जाओगे मार्क्स कट जाएगा, कोई फायदा नहीं है। क्लियर, नोट करो इसे, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्चुअली साउंड रहो, दैट इज रियली नीडेड, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। बट बच्चों कैलकुलेशंस को भी हमें ना बारीकी से करना है। आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा से क्या बोल रखा है, जो भी डेटा है उसे नोट करो पहले, है ना। और 200 मिली हेनरी प्योर इंडक्टर, तो एल की वैल्यू कितनी है, 200 मिली हेनरी है, ओके फाइन। मिली हेनरी को कन्वर्ट करो इमीडिएटली, तो 200 इंटू 10⁻³ हेनरी बन जाएगा ये। एंड बच्चों 5 माइक्रो फराड, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों
एक 5 माइक्रो फराड का कैपेसिटर लगा है, मतलब बच्चों 5 × 10⁻⁻6 फराड का, है ना। ऑलराइट, दो चीजें दे रखी है अपने को, आर कनेक्टेड वन बाय वन। एक बारी पहले इंडक्टर लगाया गया, दूसरी बारी एक कैपेसिटर लगा दिया गया, तो दो नेटवर्क बना हुआ है यहाँ पे, फाइन, ऑलराइट। अक्रॉस साइनोसॉइडल वोल्टेज भी दैट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू, देखना बच्चों, इसका डिटेल दे रखा है कि यहाँ से कितना पावर सप्लाइड हो रहा है, उसका EMF यानी वोल्टेज क्या है। तो 70.7 साइन 1000 t, 100 नहीं, देखो फिर गलती हो जाता है, 1000 t, ये ओमेगा टी है और कुछ नहीं है। तो सेम कहानी यहाँ भी लगा दो, यही है ना, लगा दो। तो V इज इक्वल टू 70.7 साइन 1000 t, ठीक है बच्चों। क्योंकि सिर्फ चेंज क्या किया जा रहा है, पावर वे सप्लाई वही है, इंडक्टर को हटा के कैपेसिटर को इंसर्ट कर दिया जाए, दैट्स इट, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों अपने को क्या करना है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर द करंट इन ईच केस। बच्चों अपने को निकालना है इस I की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू इस केस में भी बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट की एक्सप्रेशंस निकालना है। एक इक्वेशन लिख के इनको दे देना है, जैसे ये वोल्टेज का इक्वेशन है, इसी तरीके से करंट का इक्वेशन लिख के देना है। चलो आ जाओ, तो बच्चों करंट का इक्वेशन में लिखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, इंडक्टर की बात चल रही है, तो इंडक्टर में जो करंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। बट यही चीज एक कैपेसिटर में, प्योरली कैपेसिटेटिव नेटवर्क में करंट लिखा जाएगा, तो I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। कहानी क्लियर है। फर्क क्या है बच्चों, फेज का फर्क है। यहाँ पे करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, कितने से, π/2 से। यहाँ पे इस केस में, इंडक्टर के केस में, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, कितने से, π/2 से। फर्क इतना ही है। आ जाओ बच्चों, तो हमें ना I0 चाहिए, ठीक है। तो ये यदि डेटा यहां से देखा जाए तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है आपका, ये है आपका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज E0। अब यहाँ पे सब कुछ V में दे रखा है तो इसे मैं V0 लिख देता हूँ, चलेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका ओमेगा टी, करेक्ट। चलो आ जाओ, वन बाय वन करके चलते हैं। ये चाहिए अपने को, इसको पता करने के लिए अपने को चाहिए ओमेगा टी, तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, π/2 एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ एक चीज चाहिए बच्चों, I0, करेक्ट। यदि I0 की वैल्यू मिल जाए तो इक्वेशन कंप्लीट, यहाँ I0 की वैल्यू मिल जाए तो इक्वेशन कंप्लीट। चलो जी आ जाओ, लिख लो पहले, V0 कितना है जी, 70.7 वोल्ट, ठीक है। ओमेगा टी कितना है जी, ये है आपका 1000 t। तो यहाँ से ओमेगा पूछ लिया जाए यदि, तो टी कट हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको ओमेगा, और ओमेगा किस में होता है, रेडियन पर सेकेंड में होता है, ध्यान रखना, रेडियन पर सेकेंड में होता है, क्लियर। चलो आ जाओ, ऑलराइट। सो बच्चों आपको I0 पे फोकस करना है ना, देखना जरा सा I0 की कहानी। तो I0 कैसे निकलेगा बच्चों, लिख देंगे V0 ओवर ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल क्या है इस केस में, एक्सेल, है ना। तो बच्चों V0 और एक्सेल कैसे निकलेगा यहाँ पे बताना बच्चों। तो एक्सेल के लिए ओमेगा एल लिख देंगे, सिंपल सी कहानी है, देखना जरा सा। तो एक्सेल के प्लेस पे ओमेगा एल लिख दिया, ये रहा आपका I0। तो बच्चों V0 ओवर ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 1000, और बच्चों एल कितना है, एल है आपका 200 इंटू 10⁻³ क्लियर है। अब इसी चीज को यहाँ पे नोट कर लेते हैं बच्चों, देखना I0 इज इक्वल टू V0 की वैल्यू 70.7, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 200। अच्छा बच्चों ये 10⁻³ है, ये 10⁻³ है, इसको और इसको हटा दें, चलेगा, अरे हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं। तो अपने को क्या मिला 70, और इस डेसिमल को हटाओगे तो एक नीचे जीरो और लगा दें, तो बच्चों कितना हो गया 707 ओवर 2 × 3 0, थोड़ा सिंपल कर दिया, है ना। और इसको जब आप डिवाइड करोगे 707 को तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा बच्चों 35, 70 के लिए 35, और 7 का हाफ करोगे तो कितना 3.5, और नीचे में क्या है बच्चों 1000 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा
35 डेसिमल 3 प्लेसेस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 3535 एम्पियर। ये रहा आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई नो कैलकुलेशंस आसान नहीं है, बट बच्चों आपका ग्रेड भी तो आसान नहीं है ना, 12th ग्रेड में हुआ। क्लियर? तो बट अगेन कैलकुलेटर हमारे पास होता तो ये सब कैलकुलेशंस करना डिफिकल्ट नहीं होता, बट सीबीएसई डज नॉट प्रोवाइड द ऑप्शन फॉर कैलकुलेटर, वी कांट हेल्प, है ना। तो बच्चों जैसे ही आई नॉट आया, यहाँ पे आप डीजे लगा लो, राइट, और डांस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको आंसर ही मिल चुका है। अब कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी कहानी है। आई नॉट को यहाँ पे रख लो फर्स्ट आंसर, आई नॉट को यहाँ पे रख लो सेकंड आंसर। बात समझ में आई? तो बच्चों अब जो है लिख लेते हैं डायरेक्ट आंसर ये। सो क्योंकि ये बच्चों मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है किसके लिए, ये पूरा का पूरा हम सॉल्व कर रहे हैं इंडक्टर के लिए, तो यहीं पे लिखूंगा। सो I इज इक्वल टू आई नॉट विच इज 0.3535 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कितना है बच्चों? देखो 1000 टी माइनस π/2। ये है आपका करंट का आंसर। किस केस में बच्चों? इंडक्टर वाले केस में, इस वाले केस में। यानी बच्चों यदि मुझे इस आई नॉट के लिए यहाँ इक्वेशन लिखना हो, इस आई के लिए, देखो इस आई के लिए तो क्या लिखूंगा? 0.3535 साइन 1000 टी माइनस π/2। क्लियर हो गया? इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि बच्चों आई नोट की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। सिंस आई नोट इज 0.3535 एम्पियर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 0.3535 साइन ओमेगा टी के प्लेस पे रख लो 1000 टी प्लस π/2। बच्चों फर्क सिर्फ क्या होगा? यहाँ पे होगा, प्लस हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि कैपेसिटेटिव नेटवर्क में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, कितने से? π/2 से। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे फिर से आ जाओ, इक्वेशन से लिख दूं मैं तो क्या मिलेगा? 0.3535 साइन 1000 टी माइनस नहीं प्लस π/2। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? चलो जी आ जाओ। यहाँ पे ना एक छोटी सी दिक्कत है कि जैसे ही मैं सिम करके डोर नॉक करूंगा ना, राइट, तो ये वाला छुप जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे करके लिख लेता हूँ दोबारा से। रुको, हो इसको हटा पाऊंगा मैं? चलो ठीक है, वो हम मैनेज कर लेंगे। समझ लेना कि इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 0.3535 साइन 1000 टी प्लस π/2। ये ऊपर का इक्वेशन है। इस बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ी लाइफ इजी हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। डोर नॉक कर दिया जाए तो हो चुका है ऑलरेडी। वह हंस रहे बच्चे, इस बार आपका काम टेक्निक किया नहीं, हटा दो। चलो चेक करो आंसर्स। ये देखना इसका है, ये जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, ये ऊपर इसका है। ठीक है, आंसर्स पहले का कितना बच्चों? 0.3535 साइन 1000 टी माइनस π/2 सेम है, हाँ बिल्कुल। सेकेंड का देखना, आई इक्वल टू 0.3535 साइन 1000 टी प्लस π/2 सेम है, बिल्कुल ठीक बात है। तो कहानी कहाँ अटकी थी बच्चों? सिर्फ आई नॉट पे अटकी थी। आई नॉट निकाला, खत्म क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लो इसे बच्चों पहले, डन, बढ़े आगे। ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों चलो देखते हैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के, समझते हैं क्या बोल रखा है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, यानी बच्चों आई नॉट पूछा जा रहा है। लिख लो आई नॉट, हमसे पहला पार्ट यही है, आई नॉट की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, आगे पढ़ो जरा सा क्या बोल रखा है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। एल की वैल्यू क्या बता दिया गया बच्चों? 1 हेनरी बता दिया गया है ना। एल की वैल्यू है यहाँ पर लिख लो, एल की वैल्यू 1 हेनरी है, करेक्ट। इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे ये जो भी इफेक्टिव है आपका वो कितना होगा? 220 वोल्ट है। और बच्चों साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, कितना? 50 हर्ट्ज, यानी बिल्कुल वही सेम कहानी है।
जो स्टैंडर्ड होता है रिजल्ट्स वही दे रखा है यहाँ पे। तो बच्चों अपने को आई नॉट निकालनी है। अब आई नॉट निकालना तो आपको आता है बच्चों, तो जस्ट आपने सीखा है। क्या फॉर्मूला होगा बताओ? तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर, क्योंकि इंडक्टिव नेटवर्क है, एक्सेल कर दो, है ना। और बच्चों यहाँ पे आप एक्सेल पहले निकालोगे, देखना जरा सा। एक्सेल क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा क्या होगा? 2πf_l, है ना। देख लो ये बन गया आपका। सो रुको, 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू बच्चों 50 हर्ट्स, राइट। और एल की वैल्यू तो 1 है। तो ये रहा आपका एक्सेल की वैल्यू, इसे एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आ जाओ एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, ओके। और लिखो बच्चों आई नॉट क्या है? वी नॉट ओवर एक्स एल है। वी नॉट की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे बच्चों वी नॉट भी लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान देना। तो बताना आप जरा सा मुझे, वी इफेक्टिव क्या होता था? तो वी नॉट ओवर √2 होता था। तो बच्चों वी नॉट कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ वी इफेक्टिव। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, सर्च कर दो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, √2 टाइम्स ऑफ वी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई एक्सेल की पूरी वैल्यू ले लो, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 1। अब चलो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बच्चों जरा देखना, आई नॉट ये √2 हो गया, और बच्चों वी इफेक्टिव है कितना आपका? वी इफेक्टिव है √2 टाइम्स ऑफ, अच्छा देखो वी इफेक्टिव कितना है? 220 वोल्ट है, लिख लो 220 वोल्ट। तो 2, अच्छा एक और काम करो, इस 2 को और इस 50 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, करेक्ट। ये 1 को हटा दो, तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों, √2 इंटू 220, करेक्ट। और ये कितना हो जाएगा? 314 हो जाएगा। अच्छा √2 इंटू 220 कितना था? 311 वोल्ट था, याद है? याद है या नहीं है? नहीं होगा बच्चों। यदि आपको पीछे जाना, क्वेश्चन नंबर नहीं, कंसेप्ट रिकैप पेज पे जाना, और उसमें मैंने कमेंट 1 में क्या पूछा था आपसे कि मान लो आपके पास एक जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, तो उसका वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसका वोल्टेज कितना होता है बच्चों? तो वो होता है आपका 220 वोल्ट, करेक्ट। कितने पे सप्लाई होती है? 50 हर्ट्ज पे सप्लाई होती है। तो मैंने आपसे पूछा था ये तो भी इफेक्टिव है, तो बता दो इसका वी नॉट कितना होगा। इसी का तो कमेंट आपसे मांगा था मैंने, ये कमेंट कर देना इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू याद करना कितनी होती है? 311 वोल्ट होती है, डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। चलो तो √2 मल्टीप्लाइड बाई चलो कर लो यहाँ पे, √2 मल्टीप्लाइड बाई 220 कितना आ गया? 311.12, यानी 311 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, वही तो। और यही चीज़ आपको कमेंट करना था। तो बच्चों 311 डिवाइडेड बाई 314, इसको सॉल्व करना, 0.9 समथिंग आ जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाई 314, 0.99 एम्पियर। ये भी ना थोड़ा सा बोल रहा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हो गया आज के क्लास में, देख रहे हो। तो आई नॉट इज इक्वल टू 0.99 एम्पियर। यही चीज़ अपने को बतानी थी कि बताओ इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना फ्लो कर रहा है। बात समझ आ गई? तो बच्चों यहाँ पे ये सेशन खत्म होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।